नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग में आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष वर्ग 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि है धातु और धातु पाठ का है। और यह निश्चित तौर पर जो इस बार 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि विगत वर्षों की तरह भी इस वक्त भी हम लोगों ने इसको बहुत ही सहज भाषाओं में तैयार किया है, जो कि आप लोगों तक पहुंचेगा और आप लोग इसका लाभ लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में इसका कुछ भाग हम लोग किया था, आगे का जो प्रश्न है उसको इस भाग में देखते हैं। प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों इन्हीं तीनों चीज़ों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है और चीज़ों का क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका है, प्लेटिनम, सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है। यह मतलब कि अभिक्रियाशील बहुत कम है तथा यह संक्षारित नहीं होते हैं। इसकी चमक भी तेज होती है, अतः इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। जैसे लोहा है और सब चीज़ों का क्यों नहीं किया जाता है, सिर्फ चांदी, सोना और प्लेटिनम में क्यों किया जाता है? तो उसका यही आंसर होगा कि यह कम अभिक्रियाशील है और यह चमकीला होता है और धातुओं की अपेक्षा में यह क्या है, हल्का भी होता है। अब अगला प्रश्न है, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? तो पोटेशियम एवं लिथियम इतनी अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेगा। अगर उसको हम खुले में रख देंगे तो उसमें आग पकड़ लेगा, जो कि हम लोग के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो इसलिए इसे बचाने का आग लगने से रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, जिससे कि इसमें आग नहीं पकड़ सके। एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्यों? यह बहुत ही अभिक्रियाशील है। इसका आंसर है, एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है, साथ ही यह ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, क्योंकि यह इजी है, यह जल्दी से हो जाता है। इसलिए उपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। अब खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? मतलब खट्टा चीज़ से किसी चीज़ में साफ करना है तो नींबू वगैरह को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? खट्टे पदार्थ अम्लों की अभिक्रिया करता है, खट्टे पदार्थ का अम्लों का अभिक्रिया करता है। ये पदार्थ को संक्षारित हिस्सों को अलग कर देता है, यह शुद्ध पदार्थ बच जाते हैं। जैसे कि जो भी मेरा शुद्ध चीज़ है वह बच जाएगा और जो उसके साथ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वह उसको संक्षारित करके हटा देगा। गर्म जल पर का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार हो जाता है कि जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है। तांबा दे देगा, लोहा दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा, ये सब दे देगा। तो ये क्या है, तांबा किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वह जो उसका इवोप्रेशर होता है वह जब गर्म होगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनाए, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन लोहा अर्थात इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। अब है आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है? अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर उनके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। जैसे C और O को अगर करेंगे तो क्या होगा, CO2, यह अम्लीय हो जाएगा, और 2C + O2 करेंगे 2CO, यह क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। अगर O2 है, CO2 है तो वह अम्लीय है, 2CO है तो वह उदासीन है। तन्यता गुण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातु के तार को पतले में खींचने पर तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अधातुओं के अम्लीय में एवं भस्मीय स्वभाव का टिप्पणी लिखें। यह टिप्पणी लिखना होता है। तो धातु ऑक्साइड
का स्वभाव अम्लीय होता है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा भस्मीय दोनों स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। धातुएं पुनः ऑक्सीकरण से कैसे सुरक्षित रहते हैं? समान तापमान पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा आदि जैसे धातुओं को सतह पर ऑक्सीजन की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। एक्वारिज्म क्या है? विवरण दे। एक्वारिज्म 3:1 अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। यह सोने को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं है। एक्वारिजिया भवकता द्रव होने के साथ तेज संक्षारण है। वह प्लेटिनम को गलाने में भी सक्षम होता है। अब कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वो हरे रंग का हो जाता है। क्यों? कॉपर को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो वह ग्रीन कलर ले लेता है। वो क्यों? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह में से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा? भूरा रंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जो ही भूरा रंग खत्म होगा तो इसमें ग्रीन कलर इसमें आ जाता है। कैरेट सोना क्या है? शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। जो शुद्ध होता है 100% प्योर है वह क्या है? 24 कैरेट सोना है तथा यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगर यह इतना मुलायम है कि इससे आभूषण सही ढंग से नहीं बन पाएगा। इसे कठोर बनाने के लिए चांदी या कॉपर के साथ मिलाया जाता है। हमारे देश में प्रायः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका मतलब है 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग कॉपर या चांदी मिश्रित किया गया है। अब है गैलियम और सीजियम के द्रव्यमान के बारे में बताइए। गैलियम और सीजियम के गलनांक के बारे में। तो पारा को छोड़कर सारे धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सिर्फ पारा ही है जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि धातु का द्रव्यमान अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का द्रव्यमान कम होता है। हाथ पर रखने पर यह धातु पिघलने लगता है। जो ही इसको हाथ पर रखेंगे तो यह पिघलना शुरू कर देता है। एल्युमिनियम के विद्युत अपघटनीय उपचयन में क्रायोलाइट के क्या विभिन्न कार्य है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट के मुख्य 2 कार्य है। एल्युमिनियम के द्रव्यमान को कम करने के लिए एल्युमिनियम विद्युत का कुचालक होता है। क्रायोलाइट Na3AlF6 मिलाने से एल्युमिनियम को Al3+ आयन के रूप में प्राप्त किया जाता है। लोहे को थोड़े से कार्बन के साथ मिश्रित करने के उपरांत प्राप्त पदार्थ का उपयोग अधिक क्यों होता है? तो जब लोहे के साथ कुछ कार्बन मिला दिए जाते हैं तब वह फौलाद बन जाता है, वह अधिक दृढ़ हो जाता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है और उसे समुद्री जहाज, वाहन, बांध आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कच्चा लोहा एवं इस्पात में क्या भिन्नता है? ढलवा लोहा में कार्बन के प्रतिशत 2 से 4% होते हैं। 2 से 4% होते हैं, 4.5%। इसका इस्पात में 0.25 से 2% तक होता है। ढलवा लोहा भंगुर होता है और वेल्डिंग नहीं हो सकता है, पर इस्पात आघातवर्धक तथा भंगुर है। वह मतलब आप वेल्डिंग करेंगे तो उसका जो गर्माहट है उसको बर्दाश्त कर पाएगा, जिससे यह वेल्डिंग भी किया जा सकता है। अब है सल्फर प्राकृतिक में किस अवस्था में मिलता है? इसके खनिजों का नाम लिखिए। तो सल्फर प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। प्राकृतिक सल्फर के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, यौगिक के रूप में यह प्राप्त होता है। सल्फर के खनिज है सिनेवार HgS, जिसे सिनेवार कहते हैं, और जिंक ब्लेड ZnS है, जिसको जिंक ब्लेड कहते हैं। कॉपर पाइराइट्स CuFeSO2 यह है जो कि आपको सल्फर के जो है प्राकृतिक रूप में और रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा है, और भी शेष जो प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।